नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने भी किसी भी प्रकार का लोन लिया है, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो चाहे सिक्योर लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो, होम लोन हो, और ऐसे में आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, चाहे रीज़न कोई भी हो, आप चाहे जॉब लॉस के चलते नहीं भर पा रहे हो, चाहे बिजनेस लॉस के चलते नहीं भर पा रहे हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, कोई कैजुअलिटी हो गई हो, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस मल्टीपल लोन डेप्थ के चलते भी हो जाता है कि आपकी जो लोन की ईएमआई है वो आपकी सैलरी से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं। अब जब डिफ़ॉल्ट आपका जेन्युइन होता है तब तो ठीक है, आप नहीं भर पा रहे हैं, बट विलफुली अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं जानबूझ करके, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, आपको कोई बिजनेस लॉस नहीं हुआ, कोई जॉब लॉस नहीं है, तो ऐसे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप डिफ़ॉल्ट करें। आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं फिर भी आप ईएमआई नहीं भर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी है और आप ईएमआई नहीं भर रहे हैं, ये इसे बोलते हैं हम विलफुल डिफ़ॉल्ट। और जेन्युइन डिफ़ॉल्ट हम बोलते हैं कि कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपको पता नहीं है, अचानक से आ गई हो, जॉब लॉस जैसी चीज़ें, बिजनेस लॉस जैसी चीज़ें आपकी जेन्युइन डिफ़ॉल्ट में आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो जेन्युइन डिफ़ॉल्ट में आती है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ करके डिफ़ॉल्ट करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने के बाद भी। तो मैं यही कहूँगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो डिफ़ॉल्ट बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी विलफुल डिफ़ॉल्टर ना बने। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, उस कंडीशन में तो कोई क्या कर सकता है कि आपके पास अगर ईएमआई भरने के पैसे नहीं हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई है, तो वहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं। सेटलमेंट कब होता है, कैसे होता है, कम से कम में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसके लिए चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन को लेकर के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जब भी ईएमआई डिफॉल्ट होती है या कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है बोरोअर और लेंडर के बीच में, तो जो बैंक एनबीएफसी है वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को एक डर होता है कि आर्बिट्रेशन हो जाएगा तो कहीं हमारे घर का सामान अटैच हो जाएगा, और कहीं हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारा सीज ना हो जाए, वो कहीं होल्ड ना हो जाए, वो कहीं फ्रीज ना हो जाए। तो ऐसे में कई लोगों को कई बार प्रॉब्लम आई है कि उनका सैलरी अकाउंट होता है और अगर वो होल्ड हो जाता है तो ऐसे में उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब आपके पास आर्बिट्रेशन को लेकर के कोई भी सवाल है, आज उन सभी सवालों को इस वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगी, और कैसे आप अपना बचाव कर सकते हो उसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि कैसे पता चलता है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो बैंक एनबीएफसी शुरू कर चुका है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब जब भी कोई बैंक एनबीएफसी आर्बिट्रेशन शुरू करता है तो सबसे पहले उसको जो भी बोरोअर है या जो भी डिफॉल्टर है उसको लीगल नोटिस भेजना होता है। लीगल नोटिस सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन एक्ट 1996 के तहत। अब जब वो लीगल नोटिस भेजते हैं उसके बाद ही आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। कई बार ये नोटिस आपको अलग अलग तरीके से भी आता है, जैसे कि डिमांड के वे में आता है, डिमांड कम आर्बिट्रेशन, इन्वोकेशन, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, या सेक्शन 21 के तहत आपका डिमांड नोटिस आता है, इनिशिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन। तो बहुत सारे ऐसे वे होते हैं जिसमें आपके पास आर्बिट्रेशन इनिशिएट करने को लेकर के आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, जब भी हमारे पास कोई लीगल नोटिस आता है तो हमें सबसे पहले उस लीगल नोटिस का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीडिंग है उसमें कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो दोनों पार्टी, चाहे वो लेंडर हो चाहे बोरोअर हो, उन दोनों की एक म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेटर अगर दोनों पार्टीज की डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा है तो वो एक निष्पक्ष पर्सन होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका दोनों पार्टी से कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए या कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए,
पास में या फिर किसी बेनिफिशियरी के लिए नहीं होना चाहिए कि भाई उससे उसका कोई इंटरेस्ट जुड़ा हो। तो ऐसे में जो आर्बिट्रेटर है वो निष्पक्ष पर्सन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आर्बिट्रेशन के प्रक्रिया में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही आती है कि जब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है, बैंक एनबीएफसी इनिशिएट करता है, तो आपकी जो कंसेंट है वो कंसेंट लेता भी नहीं है। कई बार नोटिस भेजता है, आपको पता भी नहीं होता कि हमें इसका जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कई लोग आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, और अपना ना तो कोई जवाब देते हैं ना कोई ऑब्जेक्शन करते हैं। वो कंसेंट मान ली जाती है अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया दैट मीन्स कि आपके कंसेंट है, तभी आपने रिप्लाई नहीं किया। अब जब अगर आपकी कंसेंट नहीं है, कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो रही है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है, तो आपकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आपके पास कोई भी लीगल नोटिस भी आता है तो उसका जवाब ज़रूर दें। अब सवाल ये उठता है कि आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट भी कर लेती है कई बार बैंक एनबीएफसी। अब वो आर्बिट्रेटर अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट से अपॉइंट नहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं आप? अब आर्बिट्रेटर तो अपॉइंट कर लिया, आपकी कंसेंट भी नहीं थी, आपने अपनी कंसेंट दी भी नहीं, तो भी आपके पास ऑब्जेक्शन करने का राइट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिसमें यूनिलेटरली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के थ्रू अगर कोई भी अवार्ड पास होता है तो वो वैलिड नहीं होता है। आप उनका रेफरेंसेस दे करके भी अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं। और भी कई ग्राउंड्स होते हैं जिसमें आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। कई बार देखा गया है कि एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज है या नहीं है, उसके बेसिस पे ही आर्बिट्रेशन इनिशिएट करती है बैंक एनबीएफसी। तो सबसे पहले अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं है तो आप आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्लॉज नहीं होने की वजह से। कई बार आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं होता है तो भी बैंक एनबीएफसी क्या करती है कि आपके पास लीगल नोटिस भेजती है टर्म्स एंड कंडीशन इन लोन एग्रीमेंट, जिसमें वो आर्बिट्रेशन के क्लॉज को ऐड करते हैं और इन्वोक करते हैं। तो वहाँ पे भी आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हो, क्योंकि जब चेंजेस हो रहे होते हैं एग्रीमेंट में तो आपको वो नोटिस दे करके ये पूछा जाता है कि हम अपने जो एग्रीमेंट है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उनको चेंज कर रहे हैं, उसमें क्लॉज ऐड कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप अपना रिप्लाई एज एन ऑब्जेक्शन कि भाई हम जो आर्बिट्रेशन का क्लॉज है वो हम अपने एग्रीमेंट में नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आप उसका रिप्लाई रिवर्ट कर सकते हो। तो कभी भी आपके सामने अगर कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, चाहे लीगल नोटिस हो, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को हो या फिर प्री आर्बिट्रेशन का हो जिसमें आपके पास 4-5 नाम आर्बिट्रेटर के होते हैं और आपको सिलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, और अगर वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं तो भी आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करके रिवर्ट रिप्लाई ज़रूर करें। आपके पास ऑब्जेक्शन करने का राइट है आर्बिट्रेशन में, तो आप अपना ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज करें। उनको इग्नोर करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तभी आती है कि आप इग्नोर कर देते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक साथ साथ ज़रूर करते रहें, क्योंकि जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जो वीडियो है वो पहुंचती है और उनको उससे हेल्प मिल पाती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आर्बिट्रेशन से डरे नहीं, आर्बिट्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्शन से, तो क्यों ना आप अपने एक रिप्लाई ऑब्जेक्शन से उस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को वहीं पे समाप्त करें। आप अपना ऑब्जेक्शन करें, आपके पास राइट है, उस राइट का यूज़ करें। जब आपको लीगली आपको राइट दिया है ऑब्जेक्शन करने का तो आप वो राइट का इस्तेमाल करें। और मैं सबसे यही कहूँगी कि आर्बिट्रेशन से डर के नहीं, उसके सामने खड़े होकर के उसे सामना करना है, ऑब्जेक्शन करना है, उसका रिप्लाई करना है, उसका इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसलिए अपने राइट का यूज़ करके ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। आप खुद भी कर सकते हैं, आप किसी लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। लीगली अगर आप भेजते हैं किसी एडवोकेट के थ्रू तो लीगल तरीके से भेजते हैं, सभी ग्राउंड्स के साथ भेजते हैं, क्योंकि एज पर आपके एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपके क्या क्या ग्राउंड्स हैं जो ऑब्जेक्शन के लिए होने चाहिए वो प्रॉपर वे में होते हैं, तो इसलिए आप उनकी हेल्प लेकर के भी अपना ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।